नमस्कार होम्योपैथिक मित्रों, रेस्टोनाइज्ड होम्योपैथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर ऑनलाइन वीडियो क्लास की श्रृंखला में आज का डेमो क्लास मैं आपके साथ यहाँ शेयर कर रहा हूँ, जिसको हमने जूम पर मीटिंग लिया था। उस जूम क्लाउड मीटिंग की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इस ग्रुप में जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक भी भेज दे रहा हूँ। आप चाहें तो किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाइए, जिसमें हम अगले डेमो वीडियो के लिंक भेजेंगे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में डेमो वीडियो के लिंक रहेंगे, जिससे आप जुड़कर हमारे साथ ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। ये ऑनलाइन स्टडी का ये श्रृंखला 1 सितंबर से शुरू हो रहा है, जिसका डेमो वीडियो अभी आप देख रहे हैं। धन्यवाद। के तरीकों की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि होम्योपैथी, जैसा कि हम जानते हैं, आर्ट एंड साइंस है। इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है और इस मेथड को स्टेप बाय स्टेप कैसे सीखना है, इसी के तहत मेरा अभी ऑनलाइन वीडियो क्लास चालू हो रहा है। इस ऑनलाइन वीडियो क्लास का हमारा मकसद है कि होम्योपैथी के सबसे इजीएस्ट मेथड, जिसको हम कह सकते हैं कि बहुत ही आसानी से इसको सीखा जा सकता है। मैं जैसा आदमी, जहां होम्योपैथी का बहुत बड़ा अनुभव नहीं होने के बावजूद भी बहुत कम समय में मैंने होम्योपैथी को प्रारंभिक दिनों में मैंने सीखा था। आज से करीब 25 साल पहले जब हमने होम्योपैथी ज्वाइन किया, तो हमारे बड़े भाई डॉक्टर जुगल किशोर ने होम्योपैथी के सबसे इजीएस्ट टूल्स रिपर्टरी का परिचय करवाया। और रिपर्टरी के अध्ययन के बाद, रिपर्टरी के नॉलेज के बाद हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसान हो गया। तो आइए चलिए देखते हैं कि मैंने प्रारंभिक दिनों में कैसे सीखा इस होम्योपैथी के आर्ट एंड साइंस ऑफ इजी प्रिस्क्रिप्शन। इस आर्ट एंड साइंस ऑफ इजी प्रिस्क्रिप्शन के स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बिगिनिंग टू एडवांस तक की यात्रा को हम ऑनलाइन वीडियो क्लासेस के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने पहले केसेस, हमारे कुछ ऐसे प्रारंभिक केसेस थे जहां से हमने शुरुआत किया। ये केस है, हम आपके साथ शेयर करेंगे, जो कि 97 की बात है। करीब 12 साल की एक लड़की हमारे पास लाई गई। वो छत से गिर गई थी। 12 से 15 फीट की हाइट वाली फर्स्ट मंजिले की छत से वो गिरी थी और दीवार के सहारे होते हुए गिरी। और गिरने के बाद से उसके शरीर में स्क्रैचेज आए और उस स्क्रैचेज के बाद से उसके शरीर में खरोच भी थे, थोड़े बहुत खून भी निकले थे और सिर में एक बहुत बड़ा ट्यूमर सा निकल गया था। लड़की बहुत सुस्त हो गई थी। लेकिन एक बात जो हमने देखा इसमें, वो आपको भी देखना है कि कोई भी हेड इंजरी हो या कोई भी इंजरी हो, तो हमें सिर्फ एक शब्द पर दवा नहीं देना है कि अगर सिर में चोट आई है तो नेट्रम सल्फ दे दिया, अर्निका दे दिया या कैलेंडुला दे दिया या कोई भी दवा दे दिया। हमें हर एक केसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ऑब्जर्वेशन, अल्टरेशन, इस चीज़ पर हमें ध्यान देना होता है। हम होम्योपैथी के बारे में जानते हैं कि होम्योपैथी में PQRS को समझिए, टोटलिटी को समझिए। लेकिन हमारा मत यह है कि होम्योपैथी में अगर 2-3 चीज़ें हैं जो हम आसानी से अगर रोगी में देख सकते हैं, तो हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसान हो जाता है। जैसे रोगी में क्या चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्या चीज़ है जो रोगी कहना चाहता है, क्या चीज़ है जो व्यक्ति को रोगी बनाया, क्या चीज़ है जो उस व्यक्ति को आपके पास लाया। यानी
उसका डिस्कम्फर्ट क्या है, बीमारी के बाद से उसके तन मन शरीर में अल्टरेशन क्या है, क्या ऐसा बदलाव आया, भले वो मोस्ट कॉमन क्यों ना हो, उस अभिव्यक्तियों को, उन एक्शन को रोगी को आपको ध्यान से देखना है और समझना है। जब हम रोगी को ध्यान से देखना और समझना शुरू कर देते हैं तो हमारे लिए प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसान हो जाता है। इस केस में भी जब हमारे प्रारंभिक दौर थे, हमें होम्योपैथी के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं थी। वो पेशेंट, मैं बड़े भाई के क्लिनिक में बैठा था और मुझे मौका मिला उसमें प्रिस्क्रिप्शन करने का, तो मैंने ऑब्जर्व किया कि लड़की चुपचाप शांत बैठी है। मैंने उससे कई सवाल किए, लेकिन किसी भी सवाल का वो जवाब खुद से नहीं दी। घर वालों ने बताया कि डॉक्टर साहब जब से ये गिरी है तब से ये बहुत सुस्त हो गई है, ना कुछ बोल रही है, 10 बार पूछने पर एक बार वो जवाब देती है। मैंने भी यही देखा कि तकलीफ तो थी, फिजिकली देखने में तकलीफ तो दिख रहा था कि उसको तकलीफ होना चाहिए, लेकिन वो बता नहीं रही थी। हमें होम्योपैथी के बारे में उस वक्त बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जो मैंने ऑब्जर्व किया कि इस रोगी को दर्द होना चाहिए, लेकिन ये दर्द की शिकायत नहीं कर रही है। और घर के लोगों ने कहा कि जब से ये गिरी है तब से न खेल रही है, न कुछ कर रही है, बस ऐसे ही पड़ी रहती है या बैठे रहती है। तो घर के लोग बहुत चिंतित हो गए कि लगता है इसके ब्रेन में कोई विशेष चोट पहुंच गई है, इसलिए इसका स्वभाव लड़की का बिल्कुल चेंज हो गया है। बस यही केस था, यहाँ भी आपको प्रिस्क्रिप्शन करना है। तो जब हमारा ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू होगा तो हम आपको समय देंगे और आपको चैट बॉक्स में आपको इसके रूब्रिक्स लिखने होंगे, ताकि हम भी समझेंगे कि आप हमारे साथ कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते जा रहे हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि हमने इस केस में क्या प्रिस्क्रिप्शन किया। सबसे पहले जो मैंने अनुभव किया कि एक लड़की जो इतनी हाइट से गिरी, इतना बड़ा सूजन है, शरीर में स्क्रैचेज है, उसको तो रोना चाहिए, उसको दर्द की शिकायत करना चाहिए, लेकिन वो क्यों नहीं कर रही है। तो ये आपको देखा जाए तो इसको मोस्ट कॉमन कहें या मोस्ट प्रोमिनेंट कहें या आपका ऑब्जर्वेशन है या इसको कहें अल्टरेशन है। तो हमें हर एक केस में यही चीज देखना है कि रोगी में क्या चीज बदलाव आया है, बीमारी के बाद से रोगी में क्या बदलाव आया है, क्या चीज है जो हमें प्रोमिनेंटली दिख रहा है, चीख करके क्या चीज बोल रहा है रोगी, क्या चीज है जो रोगी हमें शो करना चाहता है, हमें रोगी में देखना क्या है, रोगी कहना क्या चाहता है। तो हमने देखा कि इस रोगी में एक ऐसा चीज है जो हमें दिखना चाहिए था, वो है पेन। जब हमने उस वक्त की जो उपलब्ध रिपर्टरी थी, हमारे पास केंट रिपर्टरी थी, मैंने केंट रिपर्टरी खोला और यही सोच रहा था कि हेड इंजरी देखूं। फिर मैंने हेड इंजरी चैप्टर देखा और जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट था वो था मेरे लिए ये सोचना कि दर्द को लेकर के रोना चिल्लाना नहीं है, जबकि उसको देखने में दर्द होना चाहिए था। यहाँ मैंने रूब्रिक लिया केंट रिपर्टरी से, वो था पेनलेसनेस ऑफ द कंप्लेन यूजुअली पेनफुल, मतलब जहाँ दर्द होना चाहिए वहाँ दर्द नहीं है। पेनलेसनेस मतलब दर्द नहीं है, यूजुअली जो कि पेनफुल होता है। और दूसरा रूब्रिक था हेड चैप्टर से कंकशन ऑफ द ब्रेन। मुझे लगा कि यह पेशेंट के ऑब्जर्वेशन से भी पता चल रहा था कि उसके ब्रेन में ऐसी कोई विशेष चोट पहुंची है जिसके चलते उसका बोलना चलना और सारे एक्टिविटी बंद से हो गए हैं। इन दो रूब्रिकों के आधार पर जो कॉमन दवा थी वो थी हेलिवोरस, और हेलिवोरस दिए जाने के बाद से उसके तकलीफ में
आराम नहीं, बढ़ना शुरू हुआ। अब यहाँ आप आश्चर्य करेंगे कि बढ़ा क्या? तो रोगी को दर्द होना चाहिए था, दर्द नहीं हो रहा था। यही उसकी डिजीज थी, यही उसका डिस्कम्फर्ट था। और दवा देने के बाद से उसने बताना शुरू किया कि यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ बहुत दर्द है, जहाँ जहाँ चोट लगी थी उसको दर्द होना शुरू किया। घर के लोगों ने बताना शुरू किया कि डॉक्टर साहब आपने कैसी दवा दिया कि इस रोगी की दर्द ज़्यादा हो गई। मैं बोला कि ये ज़्यादा नहीं हुआ है, आप समझिए कि उसको कहीं ऐसा अंदर चोट था जिसके चलते उसकी एक्टिविटी बंद हो गई थी। वही तो डिजीज था, वही तो डिस्कम्फर्ट था, लेकिन उसे दर्द का एहसास होना चाहिए था, वो जो बता नहीं रही थी। अब दर्द का एहसास हो रहा है, इसका मतलब दवा ने अपना काम शुरू कर दिया। दर्द का एहसास उसने बताना शुरू किया। मैंने कहा कि आप वेट कीजिए, और आधे घंटे 45 मिनट वेट करने के बाद धीरे धीरे पेन कम होता गया, उसकी एक्टिविटी बढ़ने लगी, वो चंचल हो गई, वो खेलने लगी, वो खाना पीना या कोई भी चीज़ें बातें करने लगी। तो ये था राइट प्रिस्क्रिप्शन का सबसे अच्छा नमूना, जो कि हमने प्रारंभिक दौर में, अगर सच कहें तो उस वक्त हेलीबोरस के बारे में मुझे कुछ भी बहुत कुछ नहीं मालूम था। बस हाँ, सिर दर्द के लिए अर्निका या नेट्रामसल सिर्फ सुना था। लेकिन हमारे द्वारा प्रिस्क्रिप्शन से जो मुझे खुशी मिली, उस खुशी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और कैसे मैंने होम्योपैथी रिपटरी के सहारे स्टेप बाय स्टेप सीखा, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस केस के विषय में कुछ भी रूब्रिक्स के प्रति आपका कोई सवाल हो तो हमें आप चैट बॉक्स में लिखिए। चाहे जो इससे जुड़े हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप में आप सवाल कीजिए, मैं सवाल का जवाब साथ साथ में दूंगा। यदि कोई चीज़ें सवाल उस वक्त बाकी रह गई तो आप उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में लिख दीजिए, जब हम ऑनलाइन होंगे तो हम आपको जवाब देंगे। जैसे हर दिन पिछले केसेस के बारे में कुछ भी पूछना हो, हम चर्चा करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमारी स्टेप बाय स्टेप स्टडी होते जाएगी। आइए देखते हैं एक दूसरा केस। ये भी प्रारंभिक दौर का केस है। जो केसेस के थ्रू हमने सीखा है, मैं चाहूँगा कि आपके साथ शेयर करूँ। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए हम आपको एडवांस केसेस के बारे में भी बताऊँगा। एडवांस पैथोलॉजी हुआ, डीप सीटेड डिजीज हुआ, मेंटल और साइकेट्रिक डिजीज हुआ, हर केसेस की चर्चा, हर तरह के रूब्रिक्स आएंगे। हमारा मकसद रहेगा इस स्टडी कोर्स के थ्रू स्टेप बाय स्टेप आपको उस लेवल तक पहुंचाना जहां से आपका प्रिस्क्रिप्शन बहुत आसान हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये अगला केस है एक लेडी का, जो 40 वर्षीय महिला थी करीब उस वक्त, मुझे जहाँ तक याद है। वो दर्द से बहुत परेशान थी, पेट में उसका एक्यूट पेन होता था, और ये ऐसा नहीं, ये 3-4 दिन से चलता था, कभी होता था बंद हो जाता था। तो मैंने उसे समझने की कोशिश किया, क्योंकि हर एक केस में हम समझने की कोशिश करते हैं, उसकी मोडालिटी, उसके कंकमिटेंट, या जो भी चीज़ें जो ज़्यादा दिखता है। जब आई तो रोगी ऐसे आगे पीछे झुक रही थी, आगे पीछे ऐसे झुक रही थी, सिर को आगे झुकाती थी। तो मैंने समझने की कोशिश किया, क्या कि क्या पेट दबता है तो उसको आराम मिलता है? तो मैंने पूछा कि क्या पेट दबाने से आराम मिलता है? बोले नहीं नहीं, मैं कुछ ना कुछ शरीर में एक्टिविटी करते रहती हूँ तो मुझे आराम मिलता है। जब मैं घर पर काम करती हूँ तो दर्द का एहसास नहीं होता है, लेकिन जब हम बैठते हैं, खाने के लिए बैठना हुआ या घर पर आराम करने की स्थिति हुआ या रात का समय होता है, तो तीव्र दर्द होता है। और दर्द के समय में मुझे किसी भी तरह से आराम नहीं मिलता है। कभी कभी ऐसे ऐसे आगे झुकता हूँ तो आराम मिलता है, या उठ करके कुछ काम करने लगती हूँ तो उससे आराम मिल जाता है। उसके अलावा और कोई तरीके से आराम नहीं मिलता था, बस वो आगे झुकती थी और सीधा होती थी, और इसी से उसको आराम मिलता था। और दर्द के चलते वो स्थिर से बैठ भी नहीं पाती थी, क्योंकि जैसे ही बैठने की कोशिश करती, आराम करने की कोशिश करती, दर्द उसका बढ़ जाता था। तो बस इतना ही केस था, और बहुत ज़्यादा हम एक्यूट केसेस में बहुत ज़्यादा पूछते भी नहीं हैं। नहीं तो हर पेशेंट की शिकायत होती है कि डॉक्टर साहब आप कितना ज़्यादा पूछते हैं। तो
हम एक्यूट केसेस में उतना ही देखते हैं, उतना ही ऑब्जर्व करते हैं जहाँ से हमें प्रोमिनेंट जो चीज़ ज़्यादा दिखाई देता है। इस केस में मुझे बस इतना ही देखना था और मैंने प्रिस्क्राइब किया। उस वक्त हमारे पास केन ट्रिपटली थी और केन ट्रिपटली से जो मुझे मिला वो था जेनरेटिव चैप्टर में एक्जर्सन फिजिकल एमुलेट, मतलब जो शरीर का एक्जर्सन होता था, हिलना चलना, घर का काम करना, कोई भी गतिविधि करते रहती थी तो उसे आराम मिलता था। एक ही दवा थी उस वक्त केन ट्रिपटली में, सिपिया, और सिपिया हमने 30 दिया और मैंने बैठा करके पूछा कि आप बता के जाओ कि पहले से कैसा हो रहा है। तो उसने दवा लेने के बाद थोड़ा देर रुका और बताया कि नहीं बिल्कुल ठीक है। अगले 3-4 दिन के बाद भी मैंने फॉलो अप में बताया, कुछ बुलाया और पूछा कैसा है, बोले कि उसके बाद से दर्द नहीं हुआ, जबकि उसको अक्सर ये 3-4 दिनों 1 सप्ताह से करीब धीरे धीरे दर्द की इंटेंसिटी बढ़ते जा रही थी। उसने कई दवाएं भी ली थी लेकिन सुधार नहीं हो पा रहा था। अगर हम आज जब हम माइंड के और डिटेल में स्टडी करने लगे हैं तो यहाँ एक और रूब्रिक मिलता है, डांसिंग एमुलेट। ये डांसिंग क्या है? डांसिंग है तन मन की खुशी के साथ कोई भी कार्य करते रहने से आराम मिलना। तो सिपिया की एक कंडीशन होती है कि जब वो खुशी से, तन मन की सामंजस्य से जो डांसिंग होती है, एक रिदम होता है और खुशी होती है, उस समय जो काम कर रही होती है तो उसके जो फिजिकल कंप्लेन या मेंटल कंप्लेन है वो उसको आराम मिल जाते हैं। तो हर एक मेडिसिन के हम डीप में भी जाएंगे, हर एक मेडिसिन की पर्सनालिटी को भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि सिपिया कैसा होता है। लेकिन एक बात हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक्यूट पेशेंट आता है या क्रोनिक भी क्यों ना हो, हमें किसी भी मेडिसिन की इमेज बना करके केस को नहीं देखना होता है। हमें देखना है एज ए कॉमन पर्सन, पेशेंट में हमें एज ए कॉमन पर्सन देखना है और पेशेंट की केस टेकिंग भी एज ए कॉमन की तरह बात करनी है। हमें आर्ट अप्लाई करनी है। होम्योपैथी की सबसे बड़ी सुंदरता यहाँ पर हमें आर्ट को अप्लाई करना। हाँ, साइंस का अप्लाई करना हमारा मेडिसिन पार्ट हुआ, उसका फॉलो अप हुआ, उसका रिपीटेशन हुआ, ये सब साइंस है। लेकिन प्रिस्क्रिप्शन के लिए हमें आर्ट को स्टेप बाय स्टेप सीखना है। इस केस के बारे में ही अगर आपको कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में लिखें, हम उसको रिप्लाई करेंगे। कुछ केसेस में हम आपको मौका देंगे कि आप अपना वीडियो चालू कीजिए और लाइव हमारे साथ बातचीत कीजिए। ये हमारे ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में ये भी ऑप्शन रहेगा। कुछ आगे के ऑप्शन में हम आपको पेशेंट के डायरेक्ट कुछ ऑडियो सुनाएंगे आपको। हो सकेगा तो हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे ताकि वो आपको एक्सप्रेशन को दिखाई दे कि क्या रोगी कहना चाह रहा है और उसकी कहने का टोन क्या है, उसका एक्टिविटी और उसका एक्शन कैसे हो रहे हैं, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को सीख जाएंगे। अगला केस है जब हम क्लिनिक को अपना फर्नीचर ये सब बना रहे थे, उस वक्त का केस है। ये बहुत पुरानी केस है। जब हम पढ़ाई पूरा किए, क्लिनिक बनाना शुरू किए, तो जो हमारा कारपेंटर था वो बहुत स्लो काम कर रहा था। करीब 1 से 2 महीने हो गए लेकिन अभी तक आधा काम भी पूरा नहीं हुआ था। मैं पूछता था कि भाई तुम जल्दी क्यों नहीं कर रहे हो? तो बार बार बोलता था क्या करें डॉक्टर साहब, हमारी माँ बीमार है और माँ मुझे आने ही नहीं देती है। 1 दिन काम करता, 3 दिन नहीं आता, कभी आधे टाइम आता, कभी 2 घंटे के लिए आता। मैं बोला कि तुम तो बहुत अच्छे माँ भक्त हो। बोला कि हाँ क्या करें, माँ की सेवा तो करनी पड़ेगी, बहुत उम्र हो गई है। बोला अच्छी बात है, माँ की सेवा करो लेकिन हमारा फर्नीचर तो बना दो, हम बैठना तो शुरू करें। बोला कि आप इतना बड़ा फर्नीचर बनवा रहे हो तो क्या आप मेरी माँ की दवा नहीं देंगे? मैं बोला क्यों नहीं देंगे, बताओ क्या तकलीफ है? तो उसने बताया कि मेरी माँ बहुत बुजुर्ग महिला है और अभी बेड पर है। थोड़े दिन पहले हम लोग हॉस्पिटल से घर लाए और हॉस्पिटल वाले ने तो जवाब दे दिया है, ये कह दिया है कि जाओ घर पर सेवा करो, इसके अलावा इस केस में अब कोई चांसेस नहीं है, नो होप। उन्होंने कुछ मेडिसिन भी दिया है और
कह दिया है कि अब घर पर सेवा करो, इतने बुजुर्ग महिला को अब ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने पूछा कि तकलीफ क्या है, तो उसने उस महिला रोगी के बारे में कुछ तकलीफ बताया। मैं समझ में नहीं आया कि केस में उसको क्या दवा दूँ। मैं बोला कि चलो मैं देखता हूँ क्या है। मैंने उसके साथ उसके घर पर गया और समझने की कोशिश किया। मैं जब वहाँ गया तो महिला रोगी चुपचाप बेड पर पड़ी थी। मैंने बोला कि आप बैठ जाइए, तो वो बैठ नहीं पाई। बहुत शरीर वीक हो गया था। इतना वीक थी कि वो खड़े तक भी नहीं हो पाती थी, बैठ भी नहीं थी पाती थी। फिर मैंने पूछा क्या तकलीफ हो रहा है, तो उसने इशारे से, आवाज़ तो निकल रही थी, धीरे-धीरे इस तरह से कुछ शब्द उसने बोलने की कोशिश किया, लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया। यानी वो इतना वीक हो गई थी कि ऐसा लगता था कि मतलब टू द डेथ की तरफ है। और उसको तकलीफ होती थी श्वास में बहुत तकलीफ होती थी। और श्वास में इस तकलीफ के चलते उसका चलना फिरना, उसका मूवमेंट करना, कुछ भी एक्टिविटी नहीं हो पा रही थी और वीक इतना ज़्यादा हो गई थी और वहाँ से उसको रिकवरी नहीं हो पा रही थी। लेकिन हाँ, सेंसस इस तरह के काम कर रहे थे कि वो घर के लोगों को बार-बार बोलती थी कि तुम लोग मेरे पास बैठे रहो, मुझे अकेला मत छोड़ो, तुम अकेला छोड़ो तो हमारी तकलीफ बढ़ जाती है। उन्होंने बोला घर वालों से कि आप लोग 24 घंटे हमारे साथ रहो, यानी कोई काम पर ना जाओ। उसके 2 लड़के थे, दोनों लड़कों को बोलती थी कि तुम लोग अकेला छोड़ के जाते हो तो मेरी तकलीफ इतनी बढ़ जाती है कि मैं काफ़ी रोती हूँ, ऐसा लगता है कि मेरा दम घुट जाएगा, इसलिए भले तुम लोगों को तकलीफ है लेकिन काम पर नहीं जाओ। और इसी ख्याल से वो जो मेरा कारपेंटर था वो घर पर रहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, घर चलाना था, उतनी ज़्यादा उनकी कैपेसिटी नहीं थी कि विदाउट पैसे वो घर पर रह कर के काम कर सकें। तो इतना ही केस था। मैंने केस टेकिंग किया, जो भी मुझे दिखा वो मैं आया अपने क्लिनिक पे। और संजोग से जब से मैंने होम्योपैथी में एडमिशन लिया, उसके थोड़े ही दिनों के बाद मैंने एक होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर ले लिया, क्योंकि पहले जब हमने सॉफ्टवेयर नहीं लिया था तो बहुत लंबे समय तक हमको रिपीटाइजेशन करने में, मैनुअल रिपीटाइजेशन करके केस को सॉल्व करता था। लेकिन तब तक मैंने रडार सॉफ्टवेयर खरीद लिया था। मैंने रडार सॉफ्टवेयर में सर्च करना शुरू किया कि इस रोगी में क्या चीज़ है खास। तो आप बताइए, आपको भी यहाँ सोचना है। हम आपको समय देंगे जब हमारा वीडियो क्लासेस ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। ये तो डेमो है और डेमो में हम आपका रिव्यू नहीं ले रहे हैं, हम आपसे प्रश्न अभी नहीं पूछ रहे हैं, अभी हम डायरेक्ट बोलते जा रहे हैं। लेकिन ये आगे ऐसा नहीं होगा, 1 टू 1 होगा। आपको भी कुछ पूछना है, हम आपको मौका देंगे। आप बताइए आपको क्या दिखा है इस केस में? तो आपको क्या दिखा इस केस में? जो मुझे दिखा उन दिनों में जब हमने क्लिनिक की शुरुआत की थी, वो था, मुझे उसमें जो दिखने वाला था उसका डिज़ायर, वो क्या चाहती थी? कंपनी डिज़ायर। और बताते कि जब तुम लोग रहते हो तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती थी, नहीं होती है, और जब मैं अकेले होती हूँ सारी तकलीफ बढ़ जाती है। तो मैंने एक रिपटरी में रूब्रिक्स ढूंढा, जो उस वक्त हमारी रिपटरी में था। ये था कंपनी डिजायर फॉर एमलेट इन कंपनी व्हेन एलोन अग्रेवेट। हम आगे आपको बताएंगे कि रूब्रिक्स को पढ़ना भी कैसे है, जैसे रिपटरी में रूब्रिक्स को कैसे पढ़ना है, उससे हमारा और आसान हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को सीखेंगे। तो इस केस में हमने उसे दवा दिया एल्यूमिना सिलिकेटा, और एल्यूमिना सिलिकेटा दिए जाने के बाद से उसकी तकलीफ इतनी आश्चर्यजनक तरीके से सुधार हुआ, जिसे मैं आपको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। इतनी खुशी हुई और वो रोज आना शुरू कर दिया। अगले ही दिन से वो रेगुलर हो गया। मैं बोला क्यों, मम्मी की तबीयत अब कैसी है? बोले आपने तो जादू कर दिया। मैं बोला कैसे जादू? बोले आप क्यों देखी और वो ठीक हो गई। मैं बोला कि ठीक देखने से ठीक होगी, जो हमने जो दवा दिया था उसी दवा से? बोले आपने तो एक डोज दवा दिया था, उस दवा से नहीं ठीक हुआ, लेकिन
आप में जादू है। मैं बोला देखो भाई हम में जादू नहीं है, जो हमने एक पुड़िया दबा दिया था और ये उस वक्त हमारे पास एल्यूमिना सिलिकेट की सिर्फ 1 एम पोटेंसी थी और मैंने 1 डोज ऐसे ही दे दिया और उसका कमाल हो गया। उसके बाद से डे बाय डे उसकी तकलीफ आराम होती गई और बहुत कम दिनों में उठकर खड़ी हो गई। बाद में तो क्लिनिक भी आई, मुझे इतनी खुशी हुई कि पहले केसेस में इतनी जल्दी और इतनी अच्छी सफलता मिली। तो ये क्या था, हमारा ऑब्जर्वेशन। अगर हमारा ऑब्जर्वेशन इस तरह से रहेगा तो हम कोई भी केस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं।